राजू और श्याम दोनों भाई पास के कस्बे से व्यापार करके अपने गांव बुरहानपुर लौट रहे थे। दिन ढल चुका था। रास्ते में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दोनों भाइयों राजू और श्याम ने कस्बे में अपनी फसल बेचकर अच्छी कमाई की थी। शाम का वक्त था। आसमान में काले बादल छाने लगे थे। उनके बैल अपनी मस्त चाल में धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की भाग दौड़ से कोई जल्दी ना हो। रास्ता लंबा था और चारों ओर खेतों की मिट्टी की सौंधी महक फैली हुई थी। अरे श्याम, नजर तो डाल, कितना सुहाना मौसम हो गया है। हवा में मिट्टी की खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल भैया, और आज तो फसल भी बढ़िया दामों पर बिक गई। ऊपर वाले का करोड़ों शुक्र है, मेहनत सफल हो गई। मगर देख श्याम, बादल घिरते जा रहे हैं। मालूम होता है बरसात होने वाली है। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो। कस्बे का शोरगुल तो सिर में दर्द कर देता है, मगर गांव की ये खामोशी दिल को सुकून पहुंचाती है। अब घर जाकर माँ को ये खुशखबरी सुनाएंगे, वो तो बहुत प्रसन्न होंगी। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और धूल उड़ने लगी। बैल भी बेचैन हो गए और रुक रुक कर चलने लगे। चलो थोड़ी रफ्तार और बढ़ा लें, नहीं तो रास्ते में ही भीग जाएंगे। अरे भीग भी गए तो क्या हुआ, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी जब हम खेतों में बारिश में नाचा करते थे। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। सच कहा तूने, मगर चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, गांव की मिट्टी और इसकी महक हमेशा अपनी लगती है। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और कुछ ही पल में तेज बूंदाबांदी होने लगी। दोनों भाई अपने सिर पर कपड़ा डालकर खामोशी से इधर उधर ताकने लगे, कहीं शरण मिल जाए। मालूम होता है ऊपर वाले ने आज खूब बरसने का इरादा कर लिया है। बैल बेचैन है, धीरे चलाना पड़ेगा। वो आगे कुछ रोशनी सी नजर आ रही है, शायद कोई मकान या चौपाल हो। अगर वहीं तक पहुंच जाएं तो रुक सकते हैं। हाँ, मुझे भी दिख रही है। चलो उसी ओर बढ़ चले, मगर जरा संभल कर। भैया, बैल रुक रहे हैं, कहीं कुछ भांप तो नहीं रहे? जानवरों को तो पहले ही एहसास हो जाता है ना। अरे श्याम, तू भी ना, शायद बिजली की गड़गड़ाहट से डर गए होंगे। अब पीछे लौटने का भी तो रास्ता नहीं दिख रहा। चलो रोशनी तक पहुंचते हैं, शायद सहारा मिल जाए। पता नहीं भैया, ये रास्ता कुछ अनजान लग रहा है। आस है भैया, वरना ये इलाका डरावना लगने लगा है। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। जो भी होगा मिलकर झेल लेंगे। रोशनी की दिशा में मुड़ती बैलगाड़ी की धूल अब पानी में तब्दील हो रही थी। मौसम की खामोश सरगर्मी के बावजूद किसी अनजाने सुकून की हल्की सी अनुभूति मन में जाग रही थी। वे बैलगाड़ी को रोशनी की ओर बढ़ाते रहे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल चुका था और बैलों के पैर मिट्टी में धंसते जा रहे थे, जिस वजह से बैल बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। बहुत मशक्कत के पश्चात वे धीरे धीरे एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। गांव छोटा था, मगर साफ सुथरा नजर आ रहा था। कुछ घरों से मध्यम रोशनी और धुआं निकल रहा था। गांव में प्रवेश करते ही दोनों भाइयों को एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, जो अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था और उसके बगल में एक लालटेन जल रही थी। वृद्ध व्यक्ति ने दोनों भाइयों को गौर से देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ था। नमस्ते बाबा, हम पास के कस्बे से अपने गांव लौट रहे थे। अचानक रास्ते में बरसात आ गई तो यहाँ रुकना पड़ गया। अरे बेटा, कोई बात नहीं। ऐसी रातों में राहगीरों को पनाह देना ही तो इंसानियत है। अंदर आ जाओ, तुम दोनों भीग गए हो। शुक्रिया बाबा। रास्ता इतना कीचड़ भरा हो चुका कि बैल भी हार मान गए हैं। लगा अब कहीं ठहरने की जगह नसीब नहीं होगी। हाँ हाँ, इस इलाके का मौसम बड़ा नटखट है। कभी चुप रहता है, कभी एकाएक बरस पड़ता है। कुछ पलों तक वो यूं ही देखता रहा, फिर एकदम से उठा और अपने घर की ओर मुड़ गया। उसने इशारे से दोनों भाइयों को भी अपने घर में रुकने के लिए कहा। घर काफी पुराना था, मगर साफ सुथरा और व्यवस्थित। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपरेल की, जिन पर बारिश की बूंदें मध्यम लय में गिरकर एक अनूठा संगीत सा रच रही थी। भीतर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी पूरे घर में एक रहस्यमयी वातावरण बना रही थी। हवा में पुराने जमाने की किसी नमी और मिट्टी की गंध घुली हुई थी, जैसे यह घर आज भी अपने अतीत की यादों में सांस ले रहा हो। आ जाओ, आग के पास बैठ जाओ, बदन सुखा लो।
आपका गांव बड़ा शांत है बाबा। बाहर से लगा जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। रहता हूँ बेटा, मैं और कुछ पुराने लोग, बाकी तो सब अपने अपने भाग्य के संग चले गए। चले गए? यानी गांव छोड़ दिया उन लोगों ने? कुछ ने गांव छोड़ा, कुछ को गांव ने छोड़ दिया। मगर तुम लोग थके हुए लग रहे हो, पहले गर्म पानी ले लो। मगर आपने कहा कि गांव ने छोड़ दिया, आपका मतलब क्या है? कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ में आ पाती हैं। फिलहाल तुम आराम करो, रात अभी लंबी पड़ी है। बेटा, इस गांव की मिट्टी में अनेक कहानियां दफन हैं। जो यहाँ रहता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो चाहे या न चाहे। कैसी कहानियां बाबा? लोग कहते हैं ये गांव बरसों पहले उजड़ चुका था, मगर कुछ आत्माएं आज भी यहाँ मंडराती हैं। मैं तो बस उनका चौकीदार हूँ, ताकि कोई अजनबी यहाँ भटक कर फंस न जाए। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आत्माएं, चौकीदार, ये सब तो सुनी सुनाई बातें प्रतीत होती हैं। भैया, मुझे तो डर सताने लगा है। बाहर बरसात के बीच वो अजीब सी सरसराहट सुनाई पड़ रही है, जैसे कोई घर के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा हो। घर के भीतर का वातावरण भी कुछ अलग था। वहां रखा फर्नीचर बहुत पुराना था, जैसे अनेक दशकों से उसी जगह पर धरा हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी फीकी पड़ चुकी थीं, जिनमें बीते जमाने की झलक आज भी विद्यमान थी। इतने में भीतर से वृद्ध व्यक्ति की पत्नी बाहर आई। वो भी उम्र दराज थी, मगर उनके मुख पर गजब की शांति थी। उन्होंने पुराने जमाने के परिधान पहन रखे थे और उनकी धीमी चाल में एक अनकही गरिमा थी, जैसे वो किसी ऐसे दौर से आई हो जो अब बस यादों में ही शेष है। देखो बेटा, ये मेरी अर्धांगिनी है, गंगा। उम्र की इस अवस्था में भी घर आंगन को वैसे ही संभालती हैं जैसे पहले दिन संभाला करती थीं। ये घर हमारे पूर्वजों की धरोहर है। बाबा, ये घर और इसकी महक कुछ भिन्न सी है। महसूस होता है जैसे वक्त यहीं ठहर गया हो। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि जब हर गांव में बिजली पहुंच गई है, तो ये गांव आज भी अंधेरे में क्यों डूबा है? उजाले से अधिक भरोसा हमें इस मध्यम रोशनी पर है बेटा, क्योंकि ये न तो आंखों को चकाचौंध करती है, न ही दिल को बेचैन। इस घर में जो भी ठहरता है उसे कुछ पल के लिए चैन मिल ही जाता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। 2 दिन से यहाँ कोई मेहमान नहीं आया था। अच्छा लगा कि आज फिर किसी ने इस दहलीज को पार किया। तुम दोनों को भूख लगी होगी, मैं चूल्हे पर कुछ गर्म कर देती हूँ। इतना बोलकर वृद्ध महिला रसोई की ओर चली गई। उनके जाते ही भोला ने दोनों भाइयों को बैठने का इशारा किया। तीनों मिट्टी के फर्श पर बिछी पुरानी दरी पर जा बैठे और आपस में बातचीत करने लगे। तो बेटा, रास्ते में कोई और मुसाफिर नहीं मिला क्या? इस मौसम में लोग प्रायः यहाँ से गुजरने का साहस नहीं जुटा पाते। नहीं बाबा, सारा रास्ता सुनसान था। बस कहीं कहीं सूखे पत्तों की सरसराहट कानों में पड़ रही थी। लगा जैसे कोई हमें निहार रहा हो, मगर दिखा कोई नहीं। ये जंगल ऐसा ही है बेटा, यहाँ की वायु भी अपनी बातें कहती है। कभी लगता है कोई पीछे पीछे आ रहा है, कभी कोई नाम पुकारता है, मगर डरने की आवश्यकता नहीं। अब तो हमारे गांव में हो, यहाँ सब कुशल है। वाकई बहुत सुकून देने वाला माहौल है यहाँ। मगर हैरानी की बात यह है कि रास्ते में हमें गांव कहीं नजर ही नहीं पड़ा। अचानक ये जगह सामने प्रकट हो गई, जैसे किसी पर्दे के पीछे से बाहर निकल आई हो। लगता है जैसे इस गांव की हवा में कोई दूसरी ही बात है। एक अजीब सी खामोशी है जो डर और सुकून दोनों प्रदान करती है। कभी कभी कुछ स्थान स्वयं नहीं दिखते बेटा, बल्कि कुछ व्यक्ति ही उन्हें देख पाते हैं। शायद आज रात तुम्हारी किस्मत यहाँ खींच लाई। क्या आशय है बाबा? क्या ये गांव दूसरे गांव से भिन्न है? हर गांव की अपनी कथा होती है बेटा, हमारी भी है, मगर वो कल सुनाऊंगा। रात बहुत हो चुकी है, पहले भोजन कर लो और आराम करो। थकावट दूर हो जाए, फिर सब समझा दूंगा। बातचीत का सिलसिला कुछ देर चला ही था कि रसोई से बर्तनों की हल्की आवाजें आने लगी और थोड़ी ही देर में गंगा भोजन लेकर आ गईं। थालियों में परोसा गया खाना देखने में साधारण था, मगर उसमें एक अजीब सा स्वाद था, जैसे उसमें पुराने जमाने के मसाले हों या कुछ ऐसा जो आजकल के समय में प्रयोग नहीं होता। स्वाद मन को छू रहा था, मगर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी जगा रहा था। क्या सोचते हो भैया, ये सचमुच साधारण भोजन है? भोजन में जो स्वाद है वो पुराने जमाने का है।
इसे खाते हुए सिर्फ पेट ही नहीं, यादें भी तृप्त हो रही हैं। भोजन के उपरांत रात और गहराने लगी। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर खपरेल से टपकती बूंदों की लय आज भी सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी भोला उठा, एक पुरानी लालटेन हाथ में पकड़ी और बोला कि अब वे विश्राम कर लें। वह उन्हें लेकर घर के पीछे के हिस्से की ओर गया, जहां एक छोटा सा कमरा था, पुराना मगर साफ सुथरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज की रात वे यहीं ठहर जाएं। बेटो, अब आराम करने का वक्त है। आज रात यहीं रुको, सुरक्षित रहोगे। ठीक है बाबा, मगर यह कमरा इतना पुराना होते हुए भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। कमरा छोटा है मगर अजीब सी शांति है यहाँ। कमरे में दोनों भाई आकर लेट गए। कमरा छोटा था मगर साफ सुथरा। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे धूप या अगरबत्ती की हल्की महक व्याप्त हो। कमरा छोटा है मगर अजीब सी शांति है यहाँ। हाँ भैया, मगर पता नहीं क्यों हृदय थोड़ा घबरा भी रहा है। दोनों भाई लेट गए। बाहर पूर्णिमा की चांदनी आंगन में फैल चुकी थी। चांदनी इतनी उजली थी कि अंधेरा भी डरावना लगने लगा। कुछ देर पश्चात राजू की सांसें गहरी हो गईं, मगर श्याम को नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 1 बजे श्याम को तीव्र प्यास लगी। पास में रखा पानी समाप्त हो चुका था। भैया सो गए, पानी खत्म हो गया है, मैं अभी आंगन से ले आता हूं। वह चुपचाप बाहर निकल गया। आंगन में पूर्णिमा की चांदनी फैली हुई थी। बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर घिसे पिटे पत्थर जड़े थे। कुएं के पास पहुंचते ही वायु अचानक ठंडी हो गई। श्याम ने जैसे ही बाल्टी डाली, कुएं के भीतर से अजीब सी आवाज सुनाई दी, पहले धीमी फिर स्पष्ट। श्याम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ध्यान से कुएं में झांका। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई वहां उपस्थित हो। चुपचाप तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज गूंजी। ये रात, ये चांदनी, सब कुछ अपने ढंग से बोलती है। श्याम भय से कांप उठा और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। भोला वहां खड़े थे। चांदनी में उनका मुखड़ा अस्वाभाविक रूप से सफेद नजर आ रहा था और नेत्रों में अजीब सी चमक थी। बाबा, कुएं से आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये क्या है? यहां जो दिखाई पड़ता है वो हमेशा सच नहीं होता, मगर डरने से भी सच नहीं बदलता। श्याम के रोंगटे खड़े हो गए। वह बिना पानी लिए ही तेजी से कमरे की ओर लौटा और राजू को जगाया। भैया, भैया उठो, यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। कुएं से आवाजें आ रही थीं। बाबा की आंखें बहुत अजीब थीं। राजू उठकर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। मुझे भी शुरू से ये जगह ठीक नहीं लग रही थी। हम यहाँ से निकल चलते हैं, अभी इसी वक्त। दोनों भाइयों ने चुपके चुपके अपना सामान उठाया और बिना आवाज किए बाहर निकलने लगे। वे बैलगाड़ी की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक आंगन में अनेक परछाइयां उभर आईं। लालटेन के उजास में गांव के लोग खड़े थे। सभी के वस्त्र पुराने और फटे पुराने थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और नेत्र चमक रहे थे। भोला सबसे आगे खड़े थे। बेटा, इतनी रात में कहां प्रस्थान कर रहे हो? बाबा, हम सुबह जल्दी अपने गांव पहुंच जाना चाहते हैं। अब नहीं जा सकते। जो यहां आ जाता है वो यहीं ठहर जाता है। ये हमारा नियम है। भैया, ये लोग? हाँ बेटा, ये गांव बरसों पहले उजड़ चुका है। हम सब अब केवल यादें मात्र हैं, और जो यहां आता है वो भी याद बन जाता है। एकाएक समूचे गांव में अजीब सी हंसी गूंज उठी। भाग श्याम, बेलों को अभी जल्दी जल्दी दौड़ा। लोगों के पैर धरती को स्पर्श ही नहीं कर रहे थे। वे धीरे धीरे वायु में तैरने लगे। राजू ने देर किए बिना बैलों को हाँक दिया। बैल भी खतरे को भांप चुके थे। वे पूरी शक्ति से दौड़ पड़े। पीछे से गांव वालों की चीखती हुई आवाजें आ रही थीं। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा। उसके तन में सिहरन दौड़ गई। वे लोग धरती पर नहीं थे, बल्कि हवा में उनका पीछा कर रहे थे। पूरी रात वे भागते रहे। रास्ता समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे जंगल स्वयं उन्हें बाहर निकलने से रोक रहा हो। आखिरकार सुबह की पहली किरण फूटी। सूरज निकलते ही एकाएक सब कुछ बदल गया।
रास्ता साफ दिखाई देने लगा। पीछा करने वाली परछाइयां गायब हो गईं। सामने एक साधारण सा गांव था। लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थे। भैया, हम बच निकले। हाँ, अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद कभी वापस नहीं लौट पाते। इस बार सूरज के उजाले के साथ, मगर उस रात की परछाइयां सदा के लिए उनके मन में बस गईं।